Now we will discuss the notes table, basically the installment notes table. जो notes table है, सबसे पहले तो since it's a non-current, so it means it's due for more than a year, एक साल से ज़्यादा होता है इसकी maturity period, और due जो होता है it's in terms of installments. Now it depends कि उस installments का किस तरह से periodically आपको installments देनी है. Maybe the installments will be monthly, quarterly, semi-annual or annual based. So it depends कि हमें किस तरह से installments देनी है. अब इसके अलावा since we know कि ये notes payable है and notes payable are interest bearing, so इसमें हमारा interest भी charge हो रहा होता है, और साथ साथ जो हमने notes payable का जो actual amount होता है, यानी जो इसका principal amount होता है, हमें वो भी pay back करना होता है. तो यानी हमें दो चीजें pay back करनी है. One is the principal amount and second is interest expense. अब ये जो इंस्टॉलमेंट है, जो हम मंथली या क्वार्टरली, जो भी इसका पीरियोडिक इसका सिस्टम होगा, जो भी हम वो पे कर रहे हैं, इस इंस्टॉलमेंट के अंदर दोनों चीजें इंक्लूडेड होंगी. पहली चीज आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड सेकंड आपका एक पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. साथ साथ आप प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते जाते हैं और साथ साथ आप इंटरेस्ट एक्सपेंस भी देते जाते हैं. When you pay all the installments and when this note payable is fully paid, हम इसको क्या कहते हैं? This note is fully amortized. When you have paid all the installments and this note has been fully repaid, what we call it? We call it that this note is fully amortized. जैसे आपको याद होगा डेप्रिसिएशन हमने किया था कि हमने एसेट को डेप्रिशिएट किया था, यहाँ पे हम नोट्स को एमोटाइज्ड करेंगे. ठीक है, हम देखेंगे किस तरह से हम एमोटाइज्ड करेंगे. एंड रिमेंबर एंड में हमारे पास हमेशा जीरो आएगा. क्यों? क्योंकि अगर हमने पूरा का पूरा नोट पे कर दिया है, इफ यू हैव पेड फुल नोट, पूरा आपने पे कर दिया है, देन इट विल बी फुली एमोटाइज्ड. एंड फुली एमोटाइज्ड का मतलब ये है कि एंड में जो आपके पास पे करने का बैलेंस होगा दैट वुड बी जीरो. ठीक है, वी विल सी कि हम किस तरह से इसको करेंगे. सबसे पहले इसमें जब भी आप एक इंस्टॉलमेंट देते हैं, विद टाइम जितनी भी मजीद आगे इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, विद टाइम आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो डिक्रीज होता जाता है. ठीक है, अब मैंने आपको शुरू में बोला था इस इंस्टॉलमेंट के अंदर दो चीजें हैं. एक इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस का पोर्शन है और साथ साथ इसके अंदर एक इसका पोर्शन है जो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते जा रहे हैं. ठीक है, तो यूजुअली ये जो प्रिंसिपल अमाउंट हम पे करते जाते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं रिडक्शन इन अनपेड बैलेंस. ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को हम अनपेड बैलेंस भी कहते हैं. ठीक है, और जब हम कहते हैं कि हम एक एक पोर्शन अपना देते जा रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट का, और हम कहते हैं कि कितने से हमारे प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रेड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि एक एक पोर्शन आप उसका देते जा रहे हैं, सो कितना कितना वो रेड्यूस होता जा रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम कहते हैं रिडक्शन इन अनपेड बैलेंस. सो इस इंस्टॉलमेंट के अंदर दो चीजें हैं. एक हमें मालूम चलता है कि कितना हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो दे दिया, और दूसरा हमारा कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस था. विद टाइम आने वाले इंस्टॉलमेंट्स में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है वो कम होता जाता है, और जो आपका अमाउंट जो आप प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे होते हैं उसका पोर्शन बढ़ता जाता है. ठीक है, सो इस इंस्टॉलमेंट के अंदर दो पोर्शन थे. विद टाइम इंटरेस्ट एक्सपेंस का पोर्शन कम होता जाता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट का पोर्शन है वो बढ़ता जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है. मैं इस एग्जाम्पल को आपके पास एक्सेल में सॉल्व करूंगी, बट आप इसको आराम से मैनुअली कर सकते हैं. इसको आपने मैनुअली करना है और मैं सर इसको एक्सेल में करके दिखाऊंगी, क्योंकि एग्जाम्पल जरा बड़ी है, सो लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, लिहाजा वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन एक्सेल. ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास अज्यूम दैट ऑन October 15, year 1, Kings in purchases furnishings at a total cost of 16,398. So the total cost है वो कितनी है? 16,398. In payment, the company issues an installment note payable. So यहाँ पे वो क्या इशू कर रहा है? Installment note payable इशू कर रहा है for this amount. Obviously principal amount is 16,398 plus interest at 12% per annum. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जरूरी नहीं पर एनम या एनुअल साथ में आपके पास यहाँ पे लिखा होगा. व्हेनेवर इंटरेस्ट इज कोटेड, इट इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ पर एनम ही. ठीक है,
इंटरेस्ट इज 12% पर एनम or 1% for month. Obviously 12% per annum yani 12 divided by 12 months, so it will give you an interest percentage of 1% per month. This note will be paid in 18 monthly installments of 1000 each beginning on November 15. So ये October 15 पे हमने नोट साइन किया है. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 16398. इस पे इंटरेस्ट कितना है 12% है. कितनी इंस्टॉलमेंट्स देनी है 18 इंस्टॉलमेंट्स देनी है एंड ईच इंस्टॉलमेंट की प्राइस कितनी है 1000 है. सो ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू $1000 एंड ये कब बिगिन हो रहा है ऑन नवंबर 15. सो वी आर गोइंग टू मेक एन एमोटाइजेशन टेबल. एमोटाइजेशन टेबल यानी इस इंस्टॉलमेंट को हम इस नोट को हमने पूरा पे बैक करना है. सो इस नोट को फुली एमोटाइज करने के लिए वी विल प्रिपेयर एन एमोटाइजेशन टेबल. सबसे पहले तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट देखेंगे किस तरह से हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. यू कैन सी यहाँ पे आपके पास गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 16398. इंटरेस्ट रेट कितना है 12% एंड टाइम कितना है. सिंस ये 1 ईयर है आप इसको 1 ईयर कर दें क्योंकि पर एनम है हमारे पास और हमें कितने उसमें बेस्ड 18 मंथ्स इंस्टॉलमेंट्स 18 मंथली इंस्टॉलमेंट्स है हमारे पास. तो यहाँ पे हम आराम से ये इसका हर मंथ का निकाल सकते हैं. भले आप इसको यहाँ पे टाइम पे 1 ईयर ले लें या 12 डिवाइडेड बाय 12 ले लें, सेम आपके पास आंसर आएगा. इट वुडंट बी डिफरेंट. सो लेट्स अटेम्प्ट दिस एग्जाम्पल. Let me show you first an amortization table. Here we have an amortization table. अगर मैं इसको पहले zoom कर लूँ, it's better, ताकि आपको नजर आए. ठीक है? Okay. So this is the amortization table. जी. सबसे पहले we have a column of interest period. Second is payment date. Third is monthly payment. Fourth is interest expense. Fifth is reduction in unpaid balance. This unpaid balance means actually the principal amount जो remaining है. Unpaid balance remaining principal amount जो है आपका. ठीक है. So unpaid balance का मतलब ये है जो remaining principal amount है. Reduction in unpaid balance का मतलब है कि आपने कितना principal amount है जो अभी तक आप दे चुके हैं. ठीक है. इंटरेस्ट पीरियड के अंदर सिंस हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट 18 है, सो इंटरेस्ट पीरियड मींस 1 2 3 4 मंथ्स कितने हैं. पेमेंट डेट जैसे वहां पे उन्होंने बोला है कि आप नवंबर 15 को, अगर हम वापस जाए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो नवंबर 15 पे जा रही है. सो यहाँ पे हमारे पास डेट आ जाएगी, पेमेंट डेट आ जाएगी. मंथली पेमेंट उन्होंने हमें पहले यहाँ पे बताई हुई है. मंथली पेमेंट इज 1000 और हमें अब ये जो रिमेनिंग 3 कॉलम्स है हमें इसको फिल करना होगा. हम देखेंगे सबसे पहले तो इंटरेस्ट पीरियड यहाँ पे 0 पहला. क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे आप नोट को साइन कर रहे हैं. ठीक है. हमने कब लिया था ये नोट, हमने साइन कब किया है? October 15 year 1. लेट्स स्टार्ट दिस. ओके. सो October 15, let me write it in a short form बल्कि October 15 year 1. अभी तो हमने नोट लिया है, हमारी कोई मंथली पेमेंट नहीं है. कोई मंथली पेमेंट नहीं तो कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं, ना ही रिडक्शन अनपेड बैलेंस. अभी मेरा अनपेड बैलेंस टोटल है कितना? अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊँ तो मैंने कितने का नोट लिया था? 16398. सो मेरा जो एक्चुअल अभी नोट है, जो अनपेड मेरा बैलेंस है या जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? 16398. This is the unpaid balance. ठीक है. Now we will start preparing this whole amortization table. सबसे पहले तो मुझे पता है मेरी कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं 18. सो हम यहाँ पे सबसे पहले 18 तक इसको फिल कर लेंगे. मैनुअली भी आप करेंगे तो कोई इशू नहीं है, इसको आप आराम से मैनुअली कर सकते हैं. ओके परफेक्ट. यहाँ पे मैंने 18 मंथ्स अपने लिख दिए हैं, 1 से लेके 18 तक मंथ्स लिख दिए हैं कि कितनी मेरी पेमेंट्स हैं. अब सबसे पहली जो मेरी पेमेंट जा रही है उसने बोला है नवंबर 15 को मेरी पहली पेमेंट जा रही है. नवंबर 15 पहला साल ही चल रहा है. मंथली पेमेंट कितनी उन्होंने बताई है?
1000 इज माई मंथली पेमेंट। अब इस मंथली पेमेंट के अंदर मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है मुझे ये मालूम करना है, क्योंकि हमने शुरू में बोला था इस पेमेंट के अंदर दो चीजें आ रही, दो पोर्शन होंगे, एक होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस का पोर्शन, दूसरा होगा कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट का कितना अभी तक बैलेंस दे दिया है। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे हम शो करेंगे, और रिडक्शन इन अनपेड बैलेंस का मतलब ये है कि जो एक्चुअल आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें से अभी तक आपने कितना पोर्शन दे चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस मालूम करने के लिए सबसे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जी मेरा इंटरेस्ट एक महीने का कितना यहाँ पे बन रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिएगा इंटरेस्ट किस तरह से मालूम करना है, आपके पास प्रिंसिपल होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट होना चाहिए एंड टाइम पीरियड होना चाहिए। इफ आई गो बैक टू माई एक्सेल, मैं देख सकती हूँ कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है अभी, अनपेड बैलेंस 16398। मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट था 12%, और टाइम यानी 1 ईयर। अभी मुझे एक महीने का इंटरेस्ट मालूम करना है। सो एक महीने का मेरा कितना बनेगा, हम यहीं पे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको पूरा इस फॉर्मूले में इसको प्रेजेंट करूँ किस तरह से, सबसे पहले प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल इज 16398, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है 12%। फिर उसके बाद मेरे पास आ गया टाइम पीरियड, आ गया टाइम पीरियड है 1 ईयर, बट मुझे यहाँ पे मालूम कितने टाइम का करना है, मुझे एक महीने का मालूम करना है, तो ये पूरे एक साल का इंटरेस्ट है। मुझे कितने टाइम का इंटरेस्ट मालूम करना है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने टाइम का जा रहा है, 1 मंथ का। सो हमें यहाँ पे सिंपली क्या है, अव्वल तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में पहले ही बताया हुआ है कि 12% डिवाइडेड बाई 12, 12 महीनों से डिवाइड करेंगे तो 1% हर महीना बनेगा। वरना अगर हम जिस तरह हमने रिसीवेबल्स में किया था, नोट रिसीवेबल के अंदर हमने मालूम किया था, बिल्कुल अगर हम वैसे मालूम करें, सो मुझे 1 मंथ का मालूम करना है, और एक साल में महीने कितने होते हैं 12। प्रिंसिपल आ गया, इंटरेस्ट रेट आ गया एंड टाइम पीरियड आ गया। मेरे पास आंसर कितना आया 163.98। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो ये बन जाएगा 164। आई होप आप लोगों को राउंड ऑफ का पता है, इसके रूल्स पता है कि कब राउंड ऑफ होता है टू द नेक्स्ट वैल्यू। सो 163.98 मीन्स 164। दिस इज माई इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट मंथ। अब यहाँ पे सबसे पहले 163.98 था, हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, इट्स बेटर कि हमने इसको राउंड ऑफ कर दें, ठीक है। 164 हो गया ये, ओके। इस 1000 के अंदर जो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस जा रहा है दैट इज 164। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब मुझे मालूम करना है रिडक्शन इन अनपेड बैलेंस, यानी इस मंथली पेमेंट में से एक पोर्शन इंटरेस्ट एक्सपेंस का हो गया, तो बाकी पोर्शन किसका है, जो रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट था उसका पोर्शन है कि अभी तक हमने कितना पे कर दिया है। हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड इट, वी आर गोइंग टू फाइंड इट सिंपली मंथली पेमेंट माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस गिव्स यू द सेकंड पोर्शन। दो पोर्शन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस और प्रिंसिपल अमाउंट का अभी तक कितना पोर्शन हम दे चुके हैं, ठीक है। दो पोर्शन थे, एक पोर्शन इंटरेस्ट एक्सपेंस जैसे मालूम चल गया है, दूसरा पोर्शन में आराम से सिंपल मैथमेटिक्स के रूल से मालूम कर सकती हूँ, विच इज मंथली पेमेंट माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। जैसे ही मैं मंथली पेमेंट में से इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करूंगी, मुझे मालूम चल जाएगा कि कितना अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट है जो मैंने दे दिया है। सो दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट दैट आई हैव पेड, 836 आउट ऑफ 16398। अब इस 836 का बैलेंस देने के बाद अब मेरा कितना अनपेड बैलेंस, या अब कितना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है जो बच गया है, रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। अगेन सिंपल मैथ्स, जो पहले आपका अनपेड बैलेंस था उसमें से जो पोर्शन आप दे चुके हैं उसको आप सिंपल डिडक्ट करेंगे एंड यू विल गेट टू नो द रिमेनिंग अनपेड बैलेंस। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द रिमेनिंग अनपेड बैलेंस। अब हम कंटिन्यू करेंगे फॉर द सेकेंड मंथली पेमेंट। नवंबर के बाद सेकेंड मेरी मंथली पेमेंट कब आएगी, दिसंबर। सो दिसंबर 15, अगेन मंथली पेमेंट कितनी है, सेम 1000। अगेन मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस मालूम करना है अपना। अब मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे मालूम होगा,
मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस, अब जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, नया प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा है, 15,562, दिस अनपेड बैलेंस, द रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट। अब मेरा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो मेरा इस पे होगा, पहले 16,398 पे चार्ज हुआ था, पहले इस पे चार्ज हुआ था, अब हमारा इस पे चार्ज होगा, क्योंकि दिस इज द न्यू प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट रेट विल रिमेन सेम एंड टाइम विल रिमेन सेम। हमें 1 महीने का मालूम करना है, ठीक है। सो लेट्स डू इट। So now the new principal is 15,562. Again, interest rate is same 12%. And time period क्या है, हमें 1 month का मालूम करना है, 1 divided by 12 जो हमने पहले किया था। The answer we get is 155.62. Again इसको आप round off करेंगे, it will be 156. उसके बाद अगेन आप रिडक्शन इन अनपेड बैलेंस मालूम करेंगे। किस तरह से मालूम करेंगे, 1000 माइनस 156, 1000 माइनस 156 मुझे यहाँ पे शो करेगा कि कितना है प्रिंसिपल अमाउंट का बैलेंस जो मैंने पे कर दिया है। अब रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, अगेन जो पिछला अनपेड बैलेंस था 15,562 माइनस 844 गिव्स मी न्यू अनपेड बैलेंस। अब हम तमाम 18 ईयर्स के लिए इसी तरह से पूरी कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जनवरी 15, बट नाउ द ईयर विल बी न्यू ईयर विच विल बी ईयर 2। अगेन मंथली पेमेंट इज 1000। अगेन इसी तरह से आप इंटरेस्ट रेट मालूम करेंगे। इंटरेस्ट रेट मालूम करने के लिए आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए विच इज न्यू प्रिंसिपल अमाउंट 14,718। देन यू शुड नो द इंटरेस्ट रेट विच इज 12% एंड देन द टाइम पीरियड हम 1 मंथ का मालूम कर रहे हैं। सो द न्यू इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी 147। अब कितना अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट हमने दे दिया है इसमें से, इस पेमेंट में से, अगेन 1000 minus 147 gives me a reduction in unpaid balance of 853। यानी अभी तक जो मैंने इस पेमेंट में से अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया है वो कितना अमाउंट है, 853। अब न्यू मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है तो किस तरह करूंगी, प्रीवियस प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 14,718 और अभी तक कितना पोर्शन हमने दे दिया है, न्यू पोर्शन कितना दिया है हमने प्रिंसिपल अमाउंट का 853। So the new principal amount is 13,865। अगर आप यहां तक देखें, जब जब मैं पेमेंट पे कर रही हूं मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होता जा रहा है और जो मेरा पोर्शन जो मैं पे कर रही हूं अपना प्रिंसिपल अमाउंट का वो मेरा बढ़ता जा रहा है। जो मैंने शुरू में बात की थी दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस विल कीप डिक्रीजिंग एंड द पोर्शन, द रिडक्शन इन अनपेड बैलेंस या द पोर्शन दैट यू आर पेइंग against your principal amount will keep increasing. So this is what is going to happen। अब यहाँ पे मैं इसको पूरे टेबल को फिल कर लूंगी अपने पास। So here we can see we have completed this amortization table and in the end ये आप देख सकते हैं 18 इंस्टॉलमेंट हमारी कब हो रही है, अप्रैल 15 को। अगर आप यहाँ पे देखें so मेरा यहाँ पे अनपेड बैलेंस कितना आ रहा है, इट्स 0। इट मीन्स पूरा मेरा नोट पेबल जो है वो फुली मैंने रीपे कर दिया है एंड जब फुली रीपे कर दिया है देन ऑब्वियसली अनपेड बैलेंस इन द एंड वुड बी 0। इट मीन्स दिस नोट हैज बीन फुली amortized। So this was all about installment note table and this is how we have to prepare an amortization table for the note payable, जिसमें हम रिफ्लेक्ट करेंगे हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, किस तरह से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का बैलेंस रिड्यूस होता जा रहा है एंड एंड में हमारा कितना अनपेड बैलेंस रह गया है विच विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 इफ द नोट पेबल हैज बीन फुली amortized, मींस इफ द नोट पेबल हैज बीन फुली रीपेड। सो अभी हमने जो ये amortization अपना टेबल बनाया था नोट्स टेबल का, उसमें हम देख सकते हैं कि ईयर 1 के एंड में यानी दिसंबर में ईयर 1 के एंड पे
जो रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट था, जो अनपेड बैलेंस था, दैट वाज 14,718। और अगर हम ईयर 2 के एंड पे देखें तो जो हमारा बैलेंस था दैट वाज 3902। अच्छा, अब जो हम उससे पहले मैंने आपको शुरू में बताया था करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये जो नोट्स पेबल था मेरा, ये 18 मंथ्स पे ड्यू है। अभी आपने वीडियो में देखा था कि जो मैंने इंस्टॉलमेंट बनाई है वो ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 में है, मतलब 3 सालों में वो डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे ईयर 1 के एंड में मेरे पास जो अनपेड बैलेंस टोटल बच गया है वो बच गया है 14,718 का। ये जो 14,718 का जो बैलेंस है प्रिंसिपल अमाउंट, इसका एक पोर्शन ईयर 2 में पूरा मुझे देना है और उसका रिमेनिंग पोर्शन जो बच जाएगा वो मुझे ईयर 3 में देना है। अब मेरा जो पूरा वो टेबल बना है एमोर्टाइजेशन, उसके थ्रू मुझे मालूम चला कि एट द एंड ऑफ ईयर 1 मेरा अनपेड बैलेंस है 14,718 और ईयर 2 के एंड में जो मेरा बैलेंस बच जाएगा वो बच जाएगा 3,902। यानी जो ईयर 1 के एंड में है बैलेंस, ये मुझे दूसरे और तीसरे साल में देना है और जो ईयर 2 के एंड में जो बैलेंस है वो मुझे कब देना होगा, ईयर 3 में देना होगा। अब ईयर 1 के एंड में जब मैं अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रही होंगी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही होंगी, तब मुझे बताना होगा कि जी मेरी क्या क्या करंट लाइबिलिटी है, क्या क्या मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी है। अब यहाँ पे सिंस ये 14,718 का जो अमाउंट है ये दोनों सालों को, अगलों को कवर कर रहा है, नेक्स्ट को, लेकिन ये जो 3902 का अमाउंट है ये सिर्फ तीसरे साल को कवर कर रहा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो मुझे मालूम चल जाएगा कि ईयर 2 में कितना प्रिंसिपल अमाउंट है जो मुझे पे बैक करना होगा। अगर मैं 14,718 एंड 3902 का डिफरेंस लूं, सो द अमाउंट आई विल गेट इज 10,816। सो इट मीन्स कि जो 10,816 का अमाउंट है ये किस में जा रहा होगा, ईयर 2 में देना होगा मुझे, और ये 3902 का अमाउंट कब ड्यू होगा, ईयर 3 के अंदर। अब ईयर 1 के एंड में जब मैं अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रही हूँ, दिस 10,816 amount will be reported under the head of current liability and this 3902 amount will be reported under the head of long term liability। क्यों? क्योंकि ईयर 1 के बाद जो ईयर 2 है उसमें जो मुझे टोटल प्रिंसिपल अमाउंट अपना पे बैक करना है या टोटल नोट पेबल का जो अमाउंट पे बैक करना है वो कितना है, 10,816। याद रखें हम ईयर 2 की सिर्फ बात करें, ईयर 2 मतलब एक साल जिसमें 12 मंथ्स आते हैं। एक साल की जो भी लाइबिलिटी होती है दैट इज नोन एज करंट लाइबिलिटी, ठीक है। बट सिंस ये जो 10,816 है इट्स अ करंट पोर्शन ऑफ अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये एक्चुअली लाइबिलिटी कब तक ड्यू है, 3 साल तक ड्यू है, लेकिन ये जो 10,816 है ये इसका करंट पोर्शन है। यानी ये पोर्शन कब ड्यू है, ये अभी जो एक साल आएगा नेक्स्ट उसमें ड्यू है। जो भी 1 ईयर में लाइबिलिटी ड्यू होती है दैट इज ऑलवेज नोन एज करंट लाइबिलिटी। फिर ये जो 10,816 है ये अंडर द हेड आएगा, अंडर द टाइटल ऑफ आएगा करंट लाइबिलिटी, और ये लाइबिलिटी हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। एंड इसके बाद ये जो 3902 है ये किस में आ जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के हेड में आ जाएगा, अगेन किसके, इंस्टॉलमेंट नोट पेबल या नोट पेबल के टाइटल से। सो दिस इज करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कि जो भी मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसका एक पोर्शन करंट लाइबिलिटी यानी जो नेक्स्ट 1 ईयर है उसमें ड्यू है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 1 ईयर से अबव में ड्यू है।